दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी सीरीज चल रही थी, उनमें हम साइंस से स्टार्टिंग किए थे और साइंस में हम 2 चैप्टर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, हम बेसिक से शुरू किए हैं, क्लास 6 एनसीईआरटी से शुरू किए हैं। मेन आपका बेसिक सोर्स आपका आईएएस पीसीएस या अन्य वनडे एग्जाम हो, एनसीईआरटी ही होता है। एग्जामिनर को अपना रेफरेंस बताना होता है, वो क्वेश्चन कहाँ से बना रहा तो उसको सोर्स बताना होता है। तो इनमें 2 चैप्टर हम बहुत अच्छे से कर लिए थे। आज तीसरा चैप्टर जो करेंगे, उसी चैप्टर का नाम है तंतु यानी फाइबर से क्लॉथेज यानी वस्त्र तक की यात्रा होगी। तो हमारे जो हम शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, तो प्रश्न यही है किससे बने होते हैं। क्या ये जिस रूम में आप शर्ट पहन रहे हैं, आपका कई इसमें एग्जांपल दिए गए, कंबल, पर्दा, मेजपोश, तौलिया, डस्टर, ये सब किससे बने हैं। तो हम देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं, ये आपका इसके अंदर कोई ना कोई एक आपका सामग्री सब में ज़रूर होती होगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो यहाँ आपका जो काम का है, सबसे पहले यही हम समझते हैं ये तंतु क्या होता है। तो यहाँ आ जाइए, इस वाले लाइनों में यहाँ देखिएगा क्या लिखा हुआ, तागे की ये दिखाई। इसमें एक एग्जाम्पल आपका कहा गया कि आप क्या लीजिए, एक सुई में जो तागा पिरोया जाता है उस तागा को ले लीजिए और तागे को निकालना, उधेड़ना शुरू कर दीजिए। तो जब उधेड़ना आप शुरू करोगे तो उसमें छोटी छोटी बिल्कुल पतली क्या निकलना शुरू हो जाएंगी, पतली लड़ियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी। जो ये लड़ी है, इसी को क्या कहा जाता, इसी को तंतु कहा जाता है। यानी सुई में एक पतला सा आप धागा डालते हो, या तागा या धागा इसी को कहा जाता। तो तागे के अंदर भी बहुत सारे पतले पतले क्या होते हैं, सिरे होते हैं। इन्हीं को पतले सिरे, इन्हीं को लहरियाँ कहा जाता। और कई लहरियों को मिलाने से आपका क्या बनता है, यानी तंतु बनता। तो तंतु इन्हीं को कहा जाता। तागे के दिखाई देने वाली पतली लहरियाँ और भी अधिक पतली लहरियों से मिलकर बनी होती हैं। तो इनमें एक लहरी निकाला, 2 लहरी निकाला, 3 लहरी निकाला, तो कई आपको लहरियाँ इससे निकालते जाओगे तो आपका आपकी एक के बाद एक वो आपकी परत दर परत उधरती चली जाएंगी। इन्हीं को तंतु के नाम से जाना जाता। यानी तंतु क्या है, कई लहरियों का समूह आपका क्या कहलाता, वो आपका तंतु कहलाता है। तो यहाँ पर आपका लिखा भी गया कि देखिएगा, तागे की दिखाई देने वाली पतली लहरियाँ और अधिक पतली लहरियों से मिलकर बनी होती हैं, इन्हीं को तंतु कहा जाता है। अब आगे समझिएगा। सबसे पहले कई लहरियाँ आपने ये निकाल के देखो यहाँ रखी हैं, बाल से भी पतली होती हैं, तो ये सब आपकी लहरियाँ हो गई। कई लहरियाँ आपस में जब मिला दी जाती है तो उससे क्या बनता है, तंतु बनता है। और जब कई तंतुओं को मिला दिया जाता है तो तंतु से मिला करके क्या बनता है, तागा या धागा बनता है। हम समझिएगा, तागा या धागा बनता है। तो तंतु से तागा या धागा बना, और तागा और धागा से क्या बनता है, हमारा वस्त्र तैयार किया जाता है। तो अभी तक आपका तंतु या फाइबर आपका क्लियर हो चुका होगा और धागा क्लियर हो चुका होगा। तो आगे देखते हैं, वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं। जो हम वस्त्र पहनते हैं, शर्ट पहनते, पैंट पहनते, ये किससे मिलकर बने होते, धागों से मिलकर बने होते हैं। तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते। तो हमने अभी बताया, कई लहरियाँ और कई लहरियों के मिलने से क्या बनता, तंतु बनता है। और कई तंतुओं से मिलकर क्या बनता, धागा या तागा बनता है। और कई धागों को जब आपस में बुना जाता है तो इसी से हमारे वस्त्र बनते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार ये प्रोसेस होता है। आगे देखते हैं कुछ वस्त्रों, जैसे सूती, जूट, रेशमी, ऊनी। हमने क्या बताया, अगले वाली लाइन में यहाँ लिखा गया कि कुछ वस्त्र हैं, जैसे सूती वस्त्र हम पहनते हैं, गर्मी के समय सूती वस्त्र पहनना आपका पसंद करते हैं। जूट के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। रेशमी व ऊनी वस्त्र, ठंडी से बचने के लिए रेशमी व ऊनी वस्त्र को पहनते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सूती वस्त्र हो, जूट हो, रेशमी या ऊनी वस्त्र हो, ये तंतु पादप व जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं। आप देखते हो, आपका रुई का नाम सुना होगा, तो आपका एक तो ये जंतु से भी प्राप्त होते हैं तंतु, और दूसरे पादप दोनों से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे तंतु जो जंतु व
जंतु व पादप, ऐसे तंतु जो जंतु व पादप दोनों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हीं को किस नाम से जाना जाता? उन्हीं को प्राकृतिक तंतु के नाम से जाना जाता है। उन्हीं को प्राकृतिक तंतु के नाम से जाना जाता। रुई और जूट, जूट या पटसन इसी को जूट को कहा जाता। तो इसका प्राकृतिक एग्जाम्पल आपका इस बार क्वेश्चन पीसीएस में बिल्कुल नॉर्मल सा पूछा था। तो प्राकृतिक तंतु अगर पूछा जाए तो प्राकृतिक तंतु का अच्छा एग्जाम्पल आपकी रुई है। क्या है? रुई और दूसरा जूट या पटसन। यहाँ लिखा हुआ ये पादपों से प्राप्त होने वाले, रुई आप देखते हो आपका रुई का वृक्ष होता है, जूट या पटसन होता है, ये आपका पादपों से प्राप्त होते और इन्हीं को प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। ऐसे तंतु जो प्राकृतिक पादपों से प्राप्त होते हैं उन्हीं को प्राकृतिक तंतु कहा जाता। जैसे सूती, जूट, इनमें कौन कौन? सूती हो गया, जूट हो गया, रेशमी हो गया, ऊनी हो गया, ये आपके जंतु व पादप दोनों से प्राप्त होते। तो इनमें आपका सबसे बेस्ट इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आपका रुई व, यहाँ देखो लिखा हुआ है, रुई व जूट यानी पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले जंतुओं के उदाहरण हैं। हाँ हैं, आगे देखिए तंतुओं के उदाहरण, जंतुओं ने तंतुओं के उदाहरण हैं। आगे कहा गया ऊन व रेशम। आप देखते हो आप ऊन किससे प्राप्त करते हो? तो ऊन आप देखते हो ऊन प्राप्त होता है बकरी से भी ऊन उनके बालों से प्राप्त किया जाता है। और सबसे ज़्यादा ऊन आप देखते हो भेंवरा पालन, जो भेंवरा होती है, सीप होती, भेंवरा से भी क्या प्राप्त किया जाता? यानी इनके जो रोमे होते हैं उनको कर्तित किया जाता और काट करके इसे हमें क्या प्राप्त होता? ऊन व रेशम प्राप्त होता है जंतुओं से। तो ये भी प्राकृतिक तंतु में ये भी आएगा। इसके साथ ही खरगोश, याक या ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता? तो आपका खरगोश, याक व ऊँटों के बालों से। तो ऊन किससे प्राप्त किया जाता? तो अभी तक आपने क्या समझा? तो अभी तक समझा बकरी के बालों से प्राप्त किया जाता। और किससे? भेंवरा से। और किससे प्राप्त किया जाता? तो खरगोश के बालों से भी आपका ऊन प्राप्त किया जाता। और किससे? याक एक जंतु होता है उससे भी आपका प्राप्त किया जाता। याक के साथ साथ ऊँट के बालों से, यानी यह क्या जंतुओं से प्राप्त किया जाता। जंतु हैं तो इनको भी प्राकृतिक तंतु कहा जाता है। इसके साथ ही आप रेशमी तंतु जो होता है, रेशम का आपने देखा होगा, रेशमी जो तंतु होता है तो रेशमी तंतु को हम किससे प्राप्त करते? तो ये आपका रेशम एक कीट होता है, यानी रेशम कीट होता है। इसी कीट को कोकून के नाम से जाना जाता। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशम कहाँ, रेशमी तंतु किससे प्राप्त होता? तो आप कहोगे रेशम का कीट जिसे कोकून कहा जाता है। कोकून कहा जाता है। लार्वा की अगली अवस्था कोकून की होती है। तो एक कोकून रेशम का पौधा भी होता। तो आप देखोगे रेशम कीट कोकून से प्राप्त किया जाता है। लास्ट वाली लाइन में आई एनसीईआरटी के लिखा भी है कि रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। तो ये आपका हजारों वर्ष वस्त्र निर्माण के लिए केवल हम प्राकृतिक तंतुओं का, ये जो प्राकृतिक तंतु अभी बताए, हजारों वर्ष अगर हम पहले की बात करें, हजारों वर्षों तक इसी का, जब तक हमारे पास यानी संश्लिष्ट रेशों तंतु का हमने निर्माण नहीं कर लिया था तब तक इसी पर हमारी निर्भरता रही है, ऐसी रही है। किंतु ये मानो जैसे जैसे जनसंख्या ज़्यादा होती गई तो ये प्राकृतिक तंतु हमारे लिए पर्याप्त नहीं रहे, तो हमारे लिए वही आवश्यकता आविष्कार की जननी बनी। और इसके बाद हमने ऐसे तंतुओं का निर्माण शुरू किया जो रासायनिक पदार्थों को मिला करके हमने टेरिकाट, नायलॉन और ये सब आपका क्या रासायनिक पदार्थों के माध्यम से तंतुओं का निर्माण शुरू किया। तो जब इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को संश्लिष्ट, इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हीं को संश्लिष्ट तंतु कहा गया। यानी तंतु दो प्रकार के होते, एक प्राकृतिक तंतु, जितने अभी ऊपर एग्जाम्पल बताए थे वो प्राकृतिक तंतु के थे, और अब जो बता रहे हैं इन्हीं को संश्लिष्ट यानी
तंतु कहा जाता है। ऐसे तंतु जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, ऐसे तंतु जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, उन्हीं को संश्लिष्ट तंतु कहा जाता है। यानी मानव मेड होते, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके देख के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि नए नाम होते हैं तो अब आपको पता नहीं होता। तो आपका ध्यान से समझिएगा, इसका आपका पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर आपका क्या है, संश्लिष्ट तंतु का एग्जाम्पल है। तो पॉलिएस्टर हो गया। दूसरा नायलॉन, नायलॉन आप बहुत सुनते हो, नायलॉन। और तीसरा है एक्रेलिक, एक्रिलिक, एक्रेलिक। ये तीन एग्जाम्पल आपके सामने हमने पेश किए, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। ये आपके संश्लिष्ट तंतु के प्रकार हैं। तो संश्लिष्ट तंतु आपको परिभाषा भी बता दिए कि ऐसे तंतु जिनका निर्माण रासायनिक पदार्थों के मेल या संयोजन से होता है, उन्हीं को संश्लिष्ट तंतु कहा जाता। पॉलिएस्टर, नायलॉन व एक्रेलिक। और कई एग्जाम्पल होते, लेकिन हम उतनी चर्चा करेंगे जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी साइंस या अन्य अगला सीरीज आपका अलग से भी होगा, तो आपका वो अलग भी डिस्कस किया जाएगा। अभी हमारी एनसीईआरटी सीरीज में जितना दिया उतना आपका डिस्कस कर रहे हैं। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आपके क्या हैं, ये आपके किसके एग्जाम्पल है, संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। आगे देख लेते हैं अगला। तो यहाँ कुछ पादप तंतु का एग्जाम्पल दिया गया, जैसे रुई आपको ऑलरेडी बताई दिए हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है, रुई कहाँ से आई, तो इसे खेतों में उगाया जाता है, कपास के पौधे से ये आपका निकाली जाती है। और कपास की संबंध में आपको कहा गया, रुई कपास से प्राप्त होती है। और कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मृदा या इसी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता। अब भारत का ये आपका इंडिया है, तो ये वाला जो दक्कन रीजन है, यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है, इसी को कपास मृदा या इसी को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की खेती आप देखते हो, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। फिर जो कि इसके जो रोमे होते हैं, आप सफ़ेद सफ़ेद आपका यहाँ देखो, ये कपास की खेती का दिखाई गई, ये देखो। तो इसमें बीज क्या हो, यानी रुई फट जाती है, तो इसके अंदर काला काला एक आपका यानी बीज होती है, उनको अलग करना होता। जब हम काले बीज को अलग हटाते हैं और ऊपर रुई जो होती है उसको अलग निकालते हैं, तो इसी को कपास ओटना कहा जाता। इसी को क्या कहा जाता, कपास ओटना कहा जाता है। कपास ओटना का मतलब रुई के अंदर जो काले बीज होते हैं उनको जब हम अलग करते हैं तो उसी को कपास ओटना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ लिखा भी है कि आपका कपास बालों से कपास को हस्त चयन यानी हाथ के द्वारा भी निकाला जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों का कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी उसको हम कंकतन यानी कंघा नहीं देखे, उसमें आपका जो कंघा होता है, तो कंघा आपका इसे देखिएगा, उसमें आपका मान लो एक कंघा, तो इसमें आपके ये क्या होते, कंकतन लगे होते कई, इसी में फंस फंस करके वो आपका अलग होता रहता, इसी को कंकतन कहा जाता। तो इसी को कहा गया कि पहले कपास के यानी कपास को हाथ से हम अलग इसको तोड़ लेते हैं और इसमें फिर आपका कंकतन विधि द्वारा, देखो यहाँ एग्जाम्पल दिखाया भी गया, तो ये कंकतन बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसी को हाथ से भी हम अलग कर सकते, लेकिन इससे ज़्यादा आपका कपास ओटन किया जा सकता। इसी को क्या कहा जाता है, कपास से कपास के जो बीज हैं उसको अलग करना, रुई अलग करना आपका क्या कहलाता, इसी को कपास ओटना के नाम से जाना जाता है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी, लेकिन आजकल कपास ओटन के लिए हम यानी भारी भरकम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा प्राकृतिक रेशम में एग्जाम्पल आपका जूट या जूट को ही क्या कहा जाता, जूट या इसी को पटसन कहा जाता। आपकी जीके नॉलेज के लिए बता दें, जूट की सबसे ज़्यादा खेती वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में की जाती है। तो इसको आते हैं समझते हैं। पटसन देखो यहाँ ये आपका पादप दिया गया, तो यहाँ लिखा भी है कि आपका इसकी खेती भारत में कब, वर्षा ऋतु में की जाती, ध्यान रखिएगा,
कुछ भी फैक्ट फिगर आपका जो एनसीईआरटी में छूटने नहीं पाएगा। तो भारत में जो जूट या पटसन की खेती आपका यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, किस ऋतु में की जाती? वर्षा ऋतु में की जाती। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से कहाँ उगाया जाता है? तो वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार में, बिहार के बाद आपका असम में इसका उत्पादन किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। आगे लिखा गया, सामान्यतया पटसन पादप फसल को पुष्पन अवस्था में काटते, जब इसमें फूल आने होते हैं तभी हम इसको क्या कर लेते, कपास का एक काट लेते और काटने के बाद फिर क्या किया जाता, तो हमेशा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता कि फसल कब इसकी कटाई होती है, तो ये तब होती है जब पुष्पन अवस्था में पौधा पहुंच चुका होता, फूल आने वाले होते हैं, फूल आ चुके होते, तब इसका फसल कटाई के पश्चात पादपों के तने, जो इसके तने आप देख रहे हो, ये तनों को कुछ दिनों के लिए जल के अंदर डुबोकर रख दिया जाता। जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। इसको हम पानी में डाल देते हैं और सड़ने देते हैं, सड़ता रहता है। तो ये आपका ऐसा करने से तने गल जाते हैं और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता। फिर वो आपका डंठल आपका इनका तना सड़ने के बाद ऊपर पटसन यानी बचता है आपका, उसी को अलग कर लिया जाता है। पटसन तंतुओं को क्या हम कर लेते, अलग कर लेते हैं। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों यानी किसमें यही आपका जो तागा पीछे बताए थे, तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। तो ये पटसन दूसरा, पहला रुई था, दूसरा आपका पटसन था। उसके बाद आपका रेशम से तागा बनाने की क्रिया, जो रेशम है ध्यान दीजिएगा, रेशा जो आपने प्राप्त किया, रेशों से जो तागा बनाया जाता है, तागा बनाने की प्रक्रिया को ही कताई कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, रेशों से, तो यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कताई क्या है, तो ये रेशों से तागा या धागा, जो रेशे आपने प्राप्त किया था उसी से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहा जाता। इस प्रक्रिया के अंतर्गत रुई के पुंज यानी पुंजवानी समूह होता, बहुत सारी रुई, मान लो ये आपका रुई हो गई, बहुत सारी आपने इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींच कर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास आ जाते और तागा बन जाता है। और तागा बनने की आपकी एक आपकी पारंपरिक विधि है और दूसरा आधुनिक विधि है। आधुनिक समय में हम मशीनों का प्रयोग करते, लेकिन जब मशीनरी इतनी आपकी हमारे पास एडवांस नहीं थी, तब हम क्या करते थे, कताई के लिए एक सरल युक्ति का मतलब मशीन होता, सरल युक्ति का प्रयोग करते थे। इसी को यानी हस्त तकुआ कहा जाता था। किसका प्रयोग करते थे, हस्त तकुआ का प्रयोग करते थे, जिसे इसी को एक हस्त तकुआ को दूसरे नाम में तकली आपने सुना होगा, तकली के नाम से जाना जाता था, तकली कहा जाता था। तो ये आपका और अन्य प्रयोग हम चरखा, गांधी जी का चरखा, ये जरूर आपने सुना होगा, गांधी जी का चरखा सूत कातने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। सूत कातने के रूप में गांधी जी का चरखा प्रयोग होता था। तो चरखे से भी क्या किया जाता था, आपने देखा होगा स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी जी ने स्वदेशी वस्त्रों को बढ़ावा देने को प्रमोट किया, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हुआ, उसकी होलियां भी जलाई थी। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें यही लिखा हुआ कि हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली अन्य एक युक्ति, एक तो तकली हो गई और दूसरी चरखा हो गई। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते तागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन के मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने को प्रोत्साहित किया था। स्वतंत्रता आंदोलन में आपने देखा था। ये आपका चरखा दिया गया है, देख लीजिए, ये आपका चरखे का एग्जाम्पल है, इसी में आपका धागा को काटा जाता है। बृहद पैमाने तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों के साथ किया जाता और इसके बाद फिर धागा बन गया, फिर वस्त्र को बना लिया जाता है। तो ये आपका हो गया तागे से वस्त्र तक की। उसके बाद फिर तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां, इनमें से दो विधियां, एक आपकी बुनाई और दूसरी बंधाई। तो बुनाई व बंधाई दो आपकी क्रियाएं हैं। तो तागा के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके, मान लो तागा दो तागे आपने लिए, आपस में सेट करके, आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को ही बुनाई कहा जाता है। तो बुनाई क्या है, तो आप कहोगे तागा के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया बुनाई कहलाती है। क्या कहलाती, बुनाई
कहलाती। जब दो धागे आप देखते हो तो आप जो स्वेटर पहनते हो, स्वेटर में जो बुनाई होती है उसमें दो धागे होते हैं, जो आपका उसका क्या बोलते हैं सुई, उसका सलाई से जो आपका स्वेटर बुना जाता है उसमें देखते हो एक में फंसा के और दूसरे में आपका दो धागों को आपस में यानी क्या किया जाता है, आपस में उसको व्यवस्थित किया जाता है। वही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती, बुनाई कहलाती है, बुनाई कहलाती है। और दूसरा फिर क्या है, बंधाई है। दूसरा बंधाई है तो आपका यहाँ और कई एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। तागों के दो सेटों को बुनकर वस्त्र बने यानी बुने जाते हैं। तागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं, जाहिर सी बात बहुत पतले होते। वस्त्रों की बुनाई करघों पर भी की जाती है। यानी अगला क्या तरीका है, करघा। तो ये आपका जैसे हथकरघा, ये आप नाम सुनते हो, करघों पर की जाती है। इनमें यानी हथकरघा जो हाथ से चलाया जाता है वो उसे हस्तकरघा कहा जाता, हथकरघा कहा जाता। और दूसरा होता है विद्युत प्रचालित, विद्युत के द्वारा भी आपकी इसकी बुनाई की जाती है, बुनाई की जाती। तो ये आपका स्वेटर देखो, ये स्वेटर बुनाई इसमें आपका एग्जाम्पल दिखाया गया जो बताए थे। तो ये आपका पारंपरिक तरीका है। इसके बाद आइए वस्त्र सामग्री का जो इतिहास रहा, ये बहुत पुराना रहा। सिंधु घाटी सभ्यता से लोग आपका शुरू में तो अपने यही नंगे रहते थे, फिर ज्ञान हुआ तो आपका जो आपके वृक्षों की पत्ते होते थे उनसे अपना शरीर ढकना शुरू किया। फिर और विकास हुआ तो ये आपका अन्य उनके क्रियाएं होना शुरू हुई। तो इसी प्रकार आपका इनका चलता रहा। तो इस वाले में आपका ये चैप्टर इसी के साथ आपका समाप्त होता है। चैप्टर ये आपका क्या होता है, समाप्त होता है। और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगला जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है वस्तुओं का समूह बनाना। जो चैप्टर का अगला नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। तो हम इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसी को समझने वाले हैं। तो इसमें कई देखो बहुत सारे यहाँ आपका हमारे चारों ओर की वस्तुएं से इकट्ठा कर लीजिए। तो ये मोबाइल फ़ोन है, देखो क्या क्या है, मोबाइल फ़ोन, बैग, आपका ये बहुत सारा सामान इकट्ठा कर सकते हो आप ये सब। तो इसी में आपका डिवीज़न किया गया। तो आपका इसी से आपका समूह बनाना इसमें दिखाया जाएगा। इन्हीं को पदार्थ कहा जाता है। जो आपका स्थान घेरता है, जिसकी बीमा कुछ होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन होता है, उसी को क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को पदार्थ कहा जाता है। तो पदार्थ कहा जाता। तो यहाँ आपका पदार्थों के प्रकारों की बात की गई है। यानी सभी एक जैसे नहीं होते हैं। पदार्थ की कितनी होती हैं, तो आपने देखा होगा कि पदार्थ की अवस्थाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। तो वही मुख्यता की बात कर रहे हैं। एक आपकी ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। तो ठोस अवस्था की जानती हो, इसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों निश्चित हो तो उसे एक ठोस कहा जाता। द्रव का मतलब हुआ इसकी आपका जिस बर्तन में आपका द्रव में क्या होता है, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। और इसका और गैस का ना तो आकार होता है फिक्स, ना तो आयतन होता है। जिस बर्तन में इसे जैसे पानी आपने उठाया तो अपने गिलास में पानी रखा तो गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, तो द्रव हो गया। और गैस क्या होता है, ये आपकी तीसरी अवस्था होती है जिसका कुछ भी आपका निश्चित नहीं होता है। तो उसी को गैस की अवस्था कहा जाता है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पदार्थ को कई कैटेगरी में बांटा गया है, तो उसको हम यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ आपका लिखा गया कि पदार्थ जिनमें एक प्रकार की विद्युत यानी द्युति होती है, द्युति का मतलब हुआ चमक होती है। ऐसे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उन्हीं को क्या कहा जाता, इन्हीं को मेटल या धातु के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को क्या कहा जाता, मेटल या धातु के नाम से जाना जाता। और धातु के अंतर्गत आपके लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये धातुओं के उदाहरण हैं। ये धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो तुरंत आपको चमक यानी काटने के बाद, मान लो उसको काट दो तो काटने के बाद वो कुछ समय बाद विद्युतहीन या निष्प्रभ यानी उनमें चमक नहीं रह जाती, दिखाई नहीं देती है। उन पर वायु या नमी की अभिक्रिया के कारण यानी ऐसा होता है। तो ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई देती। तो ये भी आपका लोहा, जैसे लोहार के पास जाइए, लोहा काटता तो काटने के बाद तुरंत आपको चमक दिखाई देगा, लेकिन बाद में ऑक्सीजन उसमें O2 क्या कर लेती, यानी अभिक्रिया कर लेती, जिससे वो काली हो जाती, वो चमक वो गायब हो जाती है। तो ऐसे पदार्थ जिनमें
क्या होता है सामान्यतया, यानी एक विद्युत या चमक होती है, उन्हीं को धातु कहा जाता। और धातु या मेटल में लोहा हो गया, चांदी हो गई, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब धातुओं के क्या हैं, उदाहरण हैं। इसमें आपका धातुओं के उदाहरण हैं। इसके बाद आगे आइए, आगे इसमें विलेय व अवलेय की बात की गई है। यानी आपका अगली किसकी बात की गई, विलेय, और दूसरा आपका किसकी बात की गई है, अवलेय की बात की गई है। तो विलेय क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। तो कुछ पदार्थ जल में पूरी तरीके से, जैसे आपने ये आपके पास पानी था, इनमें आपने 100 ग्राम चीनी लिया, इसमें घोल दिया, तो चीनी का पता नहीं चलेगा, ये जल में पूरी तरीके से विलीन हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसी को क्या कहा जाता, यानी पदार्थ कहा जाता है, ये पदार्थ जल में विलेय है। ये पदार्थ क्या है, जल में विलेय है। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, नहीं घुलते। जैसे आपके पास ये जल ही था, इसमें आपका 100 ग्राम बालू डाल दिया, तो बालू अभी भी रहेगा, ये इसमें लुप्त नहीं होगा। इसी को कहा जाता है ये पदार्थ जल में अवलेय हैं। तो पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक जल में विलेय और दूसरे जल में अवलेय होते हैं। जैसे इसमें आपका कई एग्जाम्पल लेके बताया जा रहा है कि सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, इन सबको लीजिए और द्रव में इनके साथ प्रयोग करके देखिए, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन आपका जल में विलेय है और कौन जल में अविलेय नहीं है। तो आप इसको करके देखिए आपका, तो आपको इसका पता चलेगा। आगे आते हैं, दूसरी पदार्थ में पारदर्शिता। अगर पदार्थ है, धातु है, तो पारदर्शिता की बात इसमें की गई है। तो ऐसे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को आसानी से देखा जा सकता है। मान लो ये कोई पदार्थ था, तो पहला तो विलेय अविलेय पदार्थ में विलेयता अविलेयता की बात हमने समझा। फिर दूसरा हमने समझा कि इससे प्रकाश होकर, यानी ऐसे पदार्थ या सामग्रियाँ जिनसे होकर वस्तुओं को, मान लो ये आपका कांच लगा था और पीछे की आप इसके पीछे की कोई वस्तु देख सकते हो, तो उन्हीं को पारदर्शी कहा जाता। यानी ऐसे आप कहोगे, ऐसे पदार्थ या सामग्री जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, उन्हें पारदर्शी कहते हैं। और पारदर्शी में कौन कौन आते, कांच सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कांच में आप देखते रहते हो, कांच के बाद जल में आप देख सकते हो, अपना चेहरा ही देख सकते हो, वायु में देख सकते हो। तो कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, और कुछ प्लास्टिक, सभी नहीं, कुछ प्लास्टिक ये आपका आप देखते हुए ये पारदर्शी होते हैं। तो कांच, जल, वायु व कुछ प्लास्टिक पारदर्शी होती है। प्राय दुकानदार के दुकान पे जाते हो, दुकानदार के पास, तो बिस्कुट, मिठाइयाँ व अन्य वो खाद्य पदार्थों को आप देखते हो कांच या प्लास्टिक के ऐसे डिब्बों में रखते हैं, जो पारदर्शी होते हैं, जो आपको बाहर से ही दिखाई देते हैं। ऐसे कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, तो इन्हीं को क्या कहा जाता, इन्हीं को अपारदर्शी कहा जाता है। तो दो प्रकार की आपकी हो गए, आपकी अपारदर्शी, इनसे नहीं देख सकते। जैसे आपका कोई ठोस, आपका ये ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक बोर्ड से सामने मान लो ब्लैक बोर्ड है, उसके पीछे कोई वस्तु रखी है, तो आपको दिखाई नहीं देगी। इसी को क्या कहा जाता, इसी को अपारदर्शी कहा जाता है। अपारदर्शी जैसे लकड़ी का गट्ठा हो गया, उसके बाद गत्ता हो गया, गत्ते, ये सब धातुएं हो गई, ये अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। अपारदर्शी वस्तुओं के क्या हैं, उदाहरण हैं। और तीसरा जिसमें आपकी एक और होता है अपारदर्शी के साथ, पारभासी होता है। पारभासी का मतलब हुआ धुंधला सा दिखाई देता है, आर पार नहीं दिखाई देता। आप कागज़ को लीजिए और उसमें तेल का लेपन कर दीजिए, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आपको वसा के एग्जाम्पल में भी आपको यही बताए थे परीक्षण करने, तो धुंधला सा दिखाई देगा, और इसी को क्या कहा जाता, इसी को पारभासी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता, पारभासी कहा जाता है। तो आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त होता है। तो दूसरा भी चैप्टर आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी तक आपने क्या देखा, हमारे चारों, ये सारांश की अगर बात करें, तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी होती हैं। चारों तरफ हम देखते हैं तो उनमें बहुत सारे पदार्थों से मिलकर बनी होती। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता, अथवा कई को पदार्थों से मिलाकर भी बनाना संभव हो सकता है। यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों के जो
प्रॉपर्टीज होती, गुण होते, वो अलग अलग होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते जबकि कुछ नहीं होते, कुछ खुरदरे होते जबकि कुछ चिकने होते हैं, कुछ स्पर्श करने पर कठोर लगते जबकि कुछ कोमल लगते हैं। कुछ पदार्थ जल में विलेय होते, अभी आपका एग्जाम्पल देके बताए, कुछ अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ कांच जैसे पारदर्शी होते, कुछ लकड़ी या धातुओं जैसे अपारदर्शी होते और कुछ में आपकी धुंधलापन होता, उन्हीं को पारभासी कहा जाता है। कुछ पदार्थ जैसे पदार्थों को उनके गुणों में समानता तथा भिन्नताओं के आधार पर वर्गों में क्या किया जा सकता, बांटा जा सकता है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर दूसरा चैप्टर आपका क्या होता है, समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, यानी चैप्टर 2, 3 यानी 5 व 6 2 चैप्टर कम से कम उठाएंगे। तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।